गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्विफ्ट के बारे में चर्चा करेंगे। स्विफ्ट क्या है, ये क्यों आया, ये कैसे काम करता है, यूएस का क्या रोल है और जो स्विफ्ट ने रशियन बैंक्स में बैन लगाया है उसके क्या मायने हैं, एंड इंडिया का जो अपना सर्वर है, नेटवर्क का सिस्टम, मैसेजिंग नेटवर्क है, उसका क्या रोल है और आगे कैसे हम लोग को बढ़ना चाहिए। इन सभी बिंदुओं पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट की स्थापना एक बेल्जियम कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में हुई थी और ये मेन मैसेजिंग नेटवर्क प्रोवाइड करता है, यानी जो दो देशों के बैंक के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। इसका हेड क्वार्टर ये ला हल्पे में है, बेल्जियम में। इसकी स्थापना 3 मई 1973 को हुई थी और इसका महत्व, जो ग्लोबल पेमेंट फ्लो में जो स्विफ्ट का महत्व है, इस बात से लगाया जा सकता है। इसका अंदाज़ा 2015 का रिपोर्ट है। इससे 200 देशों के लगभग 11,000 से ज़्यादा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इससे जुड़े हुए थे और लगभग प्रतिदिन 32 मिलियन मैसेजेज पर डे स्विफ्ट के थ्रू भेजे जाते थे, यानी कि इतने सारे ट्रांजैक्शन हो रहे थे। और ये 2015 की रिपोर्ट है, अभी तो काफ़ी बढ़ चुका होगा। तो आखिर ये कैसे काम करता है, ये क्यों एग्जिस्टेंस में आया, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है सभी लोग एक दूसरे से ट्रेड तो चालू था, तो पेमेंट के लिए वो लोग एक कम्युनिकेशन चाहते थे। तो इसी क्लास में यूएस के AT&T कंपनी ने एक टेलेक्स नाम का ये सिस्टम बनाया, ये जो आप देख रहे हैं, जो मैनुअली लिख करके मैसेज दूसरे बैंक को कम्युनिकेट करता था। ये मैनुअली लिख के मैसेज भेजा जाता था दूसरे बैंक को, तब जाके ट्रांजैक्शन कंडक्ट होता था। तो इसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे। जैसे पहला तो ये सेफ और सिक्योर नहीं था। दूसरा, क्योंकि ये मैनुअली लिख के भेजा जाता था, इसमें ह्यूमन एरर काफ़ी होता था। तीसरा, ये डिलेड पेमेंट होता था इससे, यानी कि मैनुअली लिख के यहाँ से दूसरे बैंक में भेजना है, फिर वहाँ से रिप्लाई आएगा। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन होता था बैंक टू बैंक, इंटरनेशनल बैंक्स के थ्रू। तो ये काफ़ी डिलेड था। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो देश थे वो ये नहीं चाहते थे कि जो ग्लोबल पेमेंट फ्लो है उस पर किसी एक देश का वर्चस्व हो, एक देश के अधीन रहे। हालांकि अभी भी स्विफ्ट में जो वर्चस्व है ये यूएस का ही है, लेकिन उस टाइम में ये चारों पॉइंट्स थे जिसके कारण से टेलेक्स सिस्टम को हटा करके और जो लगभग 15 देशों के 239 बैंक ने एक साथ आकर के ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो ये कैसे काम करता है, इस बारे में चर्चा करते हैं। ये कैसे काम करता है, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो आज से तकरीबन 10 साल पहले आप याद कीजिए कि अगर किसी एक बैंक में चेक दिया जाता था, भारत की ही बात कर रहा हूँ, अपने देश की बात कर रहा हूँ, किसी एक बैंक में चेक दिया जाता था तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में 2 से 3 दिन का समय लगता था। जैसे आप सेंट्रल बैंक का चेक SBI में जमा कर रहे हैं तो वो कंप्लीट होने में 2 से 3 दिन का समय लगता था। उसका मेन रीज़न ये था कि बैंक का अपना कम्युनिकेशन नहीं था, एंड नेक्स्ट डे या एंड ऑफ द डे दोनों बैंक के अधिकारी बैठते थे और ये डिसाइड करते थे कि आपको कितने देने हैं, आपसे कितने लेने हैं। इस तरह से अकाउंट सेटल होता था, तो इसमें काफ़ी डिले होता था। ठीक यही प्रॉब्लम इंटरनेशनल लेवल पे भी है। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से अगर हम सिटी बैंक अमेरिका में पेमेंट भेजना चाहते थे तो यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो स्विफ्ट क्या करता है, स्विफ्ट दोनों बैंक के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है, मैसेजिंग का काम करता है। जैसे कि ये जो आप कोड देख रहे हैं, स्विफ्ट से जब भी कोई मेंबर बैंक जुड़ता है तो उसे एक स्विफ्ट कोड प्रोवाइड किया जाता है। ये 8 से 11 डिजिट का होता है। इसे ही BIC कोड, यानी कि बैंक आइडेंटिफायर कोड, स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट ID और ISO 9362 कोड कहते हैं। ये जो आप कोड देख रहे हैं, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली के अशोका होटल के ब्रांच का स्विफ्ट कोड है। तो अब ये काम कैसे करता है, जैसे इस कोड में देखते हैं, जो फर्स्ट 4 डिजिट है वो बैंक का कोड है, CBIN, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जो ये 2 डिजिट है
ये कंट्री कोड है, BV जो है ये लोकेशन कोड है, और ASH ये जो है ये ब्रांच का कोड है, इसका डिटेल्स। तो ये काम कैसे करता है? जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ जो इंडिया है, सिटी बैंक अमेरिका में पेमेंट भेजना है और यहाँ पे स्विफ्ट है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन शुरू होगा इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये मैसेजिंग स्विफ्ट को ये रिक्वेस्ट जाएगा इंडिया से कि ये इतनी अमाउंट का ट्रांजैक्शन इस अकाउंट से इस अकाउंट में करना है। इसके बाद स्विफ्ट एक ऑर्डर जनरेट करके सिटी बैंक ऑफ अमेरिका में भेजेगा, और यही इसका स्टेटस ये यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भेजेगा। तो इस तरह से, और जैसे ये कंप्लीट होता है, ये दोनों ही बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और सिटी बैंक ऑफ अमेरिका के बीच के कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, मैसेजिंग का काम कर रहा है। तो इस तरह से पेमेंट दोनों का ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। अब यूएस का स्विफ्ट में क्या रोल है? तो हालांकि यूएस जो है स्विफ्ट के संस्थापक सदस्यों में से है, और ये काफ़ी ऐसे सारे आर्टिकल पब्लिश होते रहे हैं कि यूएस की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वे स्विफ्ट के डाटा को मॉनिटर करती है, ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करती है। हालांकि स्विफ्ट कई बार इस बात से इनकार कर चुका है। और अमेरिका का दो सबसे घातक हथियार है, तो पहला स्विफ्ट खुद और दूसरा डॉलर। ये दो सबसे घातक हथियार हैं और इसका बार बार अमेरिका यूज करता रहा है। जैसे 2012 में ईरान पे सेक्शन लगाना था, तो तब भी जो स्विफ्ट में दो भाग था। एक भाग कह रहा था कि सेक्शन जियोपॉलिटिक्स से ऊपर रहना चाहिए स्विफ्ट के, और दूसरा जो अमेरिका लीडिंग ग्रुप था वो कह रहा था सैंक्शन लगाना चाहिए। हालांकि 2012 में सैंक्शन लगा, उसके बाद जो है 2014 में जब रसिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया, उस टाइम में भी ये मांग उठी जो है रसिया को बैन करना है, रशियन बैंक्स को स्विफ्ट से बैन करना चाहिए। हालांकि उस टाइम में नहीं लगा, लेकिन जो अभी फ़िलहाल जो युद्ध चल रहा है तो उसके मद्देनज़र रसिया के कई सारे बैंक्सों को स्विफ्ट से बैन कर दिया गया। तो इस बात के मायने हम समझ रहे होंगे कि स्विफ्ट से बैन होने का मतलब ही है कि आप इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर सकते। इसका महत्व आप देख चुके हैं कि लगभग जो है 11,000 बैंक्स इससे जुड़े हुए हैं 200 कंट्रीज के। यानी कि आप इसका जो महत्व है ग्लोबल पेमेंट फ्लो में बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरह से बैन होने का मतलब है कि फॉरेन ट्रेड, सबसे ज़्यादा असर फॉरेन ट्रेड और इकोनॉमी पे पड़ेगा। जैसे जब ईरान पे सैंक्शन लगा था तो लगभग 1/3 उसका फॉरेन ट्रेड ख़त्म हो गया ईरान का। हालांकि जो 2014 में जब इस तरह की बातें उठी कि रसिया के बैंक्स को बैन करना चाहिए स्विफ्ट से, तो उसी टाइम में रसिया ने अपना एक पेमेंट सिस्टम मीर और ये मैसेजिंग नेटवर्क SPFS सिस्टम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंशियल मैसेज, ये दोनों शुरू किया, जो काफ़ी हद तक अभी भी रसिया को बचा कर रखा हुआ है। स्विफ्ट का बहुत ही ज़्यादा असर तो कर ही रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा असर नहीं होने दे रहा है। ये लीडिंग स्टेप था, 2014 में ही रसिया ने ये स्टेप उठा लिया था। तो रसिया ने 2014 में ही ये स्टेप ले लिया था कि ये दोनों सिस्टम्स उन्होंने शुरू किए। अब स्विफ्ट के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में 3 ही हैं। पहला तो रसिया का SPFS, सेकंड चाइना का CIPS है, क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्विफ्ट का कॉम्पिटिटर वो इंडिया का स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है, जो इंडिया के भीतर, अपने देश के भीतर इंट्रा बैंक और इंटर बैंक कम्युनिकेशन को प्रमोट कर, ये सारा कंडक्ट करता है। अब जो भी जैसे RTGS, नेफ्ट, ये जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ये सभी को एक ही सर्वर से कनेक्ट किया जाता है, एक ही मैसेजिंग सिस्टम यूज किया जाता है। वो इंडिया का SFMS है,
एक्सट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, इसी के थ्रू वो सारे ट्रांजेक्शन कंडक्ट होते हैं। तो जो वर्ल्ड में जो 3 कंपटीटर है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया का। अब आगे की रणनीति क्या? तो जो अभी का जो सिचुएशन है उसमें रसिया तो अपने SPFS को यूज कर ही रहा है और चाइना अपने CIPS को प्रमोट कर रहा है। इस स्विफ्ट बैन का अधिक से अधिक लाभ चाइना लेना चाह रहा है, इस रीजन में CIPS को प्रमोट कर रहा है। तो भारत को भी चाहिए कि वो अपने SFMS को प्रमोट करे और जो इस रीजन के सभी देश हैं उन लोग को चाहिए कि वे स्विफ्ट पे दबाव बनाए कि जिसका ग्लोबल पेमेंट फ्लो में इतना ज़्यादा वर्चस्व है तो उसे जियो पॉलिटिक्स से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। ऐसी संस्थाओं का भविष्य में फॉरेन ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए जियो पॉलिटिक्स से दूर रहना बहुत ही आवश्यक है और इंडिया को अपने SFMS को प्रमोट करना चाहिए।